नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कर्नाटक के किले पर कांग्रेस जेडीएस का संयुक्त झंडा फहराकर कर्नाटक के नाटक का पटाक्षेप हो गया। लेकिन अब सब के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद समूचे देश की राजनीति को मथने वाले कई सवाल पीछे छूट गए। 2014 के बाद पहली बार हुआ कि सत्ता की इतने नजदीक पहुंच चुकी बीजेपी के हाथों से कांग्रेस ने जश्न का प्याला छीन लिया। और अगर उसके तेवर यही रहे तो कहना मुश्किल नहीं कि 2019 नरेंद्र मोदी के लिए अग्निपथ साबित होने जा रहा है। प्रजातंत्र विरोधी राजकारण विरुद्ध जनता जनार्दन ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ न्याय ಕೇಳೋನಿದ್ದಾನೆ। अंतिम क्षणों तक बहुमत का विश्वास रहा, लेकिन जब आंकड़ों की बाजीगरी में मात साफ दिखने लगी तो येदियुरप्पा ने इस्तीफे का रास्ता चुना और बाहर चले गए। ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। नमस्कार, धन्यवाद। कर्नाटक के किले पर जेडीएस काबिज हुई, कांग्रेस ने पहरेदार की भूमिका स्वीकार की। बीजेपी के मन में टीस ये रही कि किनारे पर आकर बहुमत की नाव डूब गई। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को सुकून इस बात का रहा कि मुश्किल से ही सही बीजेपी सत्ता से बाहर तो गई। आज बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को, मर्डर अक्यूज्ड अमित शाह जी को देश ने दिखाया है कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस आपसे बड़े हैं, आपके पैसे से बड़े हैं, आपके पावर से बड़े हैं। खेल कर्नाटक का खत्म हुआ है, लेकिन तालियां पूरे देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा विपक्ष बजा रहा है। यही तस्वीर है वर्तमान में भारतीय राजनीति की, जिसमें हर दल बीजेपी के कमल को हार के दलदल में डुबोना चाहता है। फिलहाल कर्नाटक गया, विपक्ष पूरे देश की तैयारी कर रहा है। वो अपने ही जाल में फंसकर खुद गिर गई। उन्होंने जो जाल बना था रिश्वत देने का, एमएलएज को खरीदने का, उनको पोजीशन देने का, कांग्रेस और जेडीएस एमएलएज को धमकाने का, डराने का, उसका कोई भी असर हमारे एमएलएज पे नहीं हुआ। 2019 में एकदम जिस तरीके से विपक्ष जो गोलबंद हो रहा है और एक साथ दिखाई दे रहा है, अगर इसी तरीके से हम लोग चलते रहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2019 का जो चुनाव है बीजेपी मुक्त हो जाएगा। केंद्र सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों की जबरदस्त हार हुई है। आंकड़ों के समीकरण में बाजी इस बार बीजेपी के पक्ष में नहीं रही। 2.5 दिन की सरकार फ्लोर टेस्ट से पहले फेल हो गई। ये ठीक है कि पटल पर आंकड़ों का मुकाबला हारकर बीजेपी शगुन का 21वां राज्य अपने नक्शे में नहीं जोड़ पाई, लेकिन उसे संतुष्टि इस बात की जरूर रहेगी कि कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उसने दक्षिण का वो दरवाजा खोल लिया है जिसका इंतजार उसे काफी समय से था। देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न गोवा हिंदी भाषी है, न असम हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस खुशियां मना रही है कि बीजेपी को रोक दिया, लेकिन मंथन उसे इस बात का करना चाहिए कि वो खुद कर्नाटक में हार चुकी है। वो अब शासक की भूमिका के मामले में देश में लगभग विलुप्त हो चुकी है। एक टोली बनी है 14 के बाद जो चुनाव को ध्यान से देखती है, फील्ड पर चुनाव के 6 महीने 8 महीने पहले से काम करती है, मुद्दे निकालती है, जनता की भावनाओं को समझती है, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को इस भावनाओं के अनुरूप ढालने का काम करती है और हम जनता की समस्या को एड्रेस करते हैं, चुनने के बाद भी एड्रेस करते हैं। लेकिन कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। चिंता अब सभी पार्टियों को आगे की करनी है। 2019 अब बहुत दूर नहीं और विपक्ष ने जिस तरह बीजेपी को हाँफने पर मजबूर कर दिया, उससे कई सवाल सामने खड़े हैं। क्या कर्नाटक के दूरगामी नतीजे होंगे? क्या मोदी अभी भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने 2014 के चुनावों में थे? क्या विपक्ष को उनकी लहर रोकने का फॉर्मूला एकजुटता में मिल गया है, या फिर लोकप्रियता और रणनीति के अचूक फॉर्मूले ने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है? 1967 के बाद एक भी चुनाव हो जिसमें कांग्रेस को 50% वोट मिला है।
हम गुजरात में लगभग 50% वोट पाए, हिमाचल में 50% वोट पाए और त्रिपुरा में भी 50% वोट पाए। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में 50% वोट पाना बहुत बड़ा मैंडेट होता है और 22 साल की सरकार के बाद। अगर ये सच है कि लोकतंत्र में महानता का पैमाना लोकप्रियता है और लोकप्रियता का परिणाम जीत दर जीत है, तो ये भी सच है कि भारतीय राजनीति के वर्तमान में नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं। लोकप्रियता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री ने खुद को ब्रांड मोदी के तौर पर स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। कर्नाटक का कड़ा महासंग्राम इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां दांव पेच के खेल में भले ही बीजेपी हार गई, लेकिन लोकतंत्र के मैदान में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस हैज डिफीटेड बीजेपी। हद हो गई, बीजेपी हैज डिफीटेड कांग्रेस। बीजेपी के 40 सीटें थी, 104 हुई। कांग्रेस की 122 थी, 78 हो गई। तो हारे कांग्रेस, हारा जनता दल एस। कर्नाटक की तैयारी मोदी शाह की जोड़ी ने 2014 में ही शुरू कर दी थी। तभी तो विधानसभा चुनावों की पिच पर जब नरेंद्र मोदी स्लॉग ओवर्स में प्रचार करने के लिए उतरे, बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो सीटों का शतक पूरा करके ही रुके। उनके किसी शॉट का कम से कम चुनावी प्रक्रिया के दौरान विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। कर्नाटक में सरकार गिर जाने के बावजूद आंकड़ों का जातिगत आकलन बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। जिस मोदी सरकार को कांग्रेस पिछले 4 साल दलित, आदिवासी और पिछड़ों के उत्पीड़न के नाम पर लगातार घेरती आई थी, समाज के उसी वर्ग ने कर्नाटक में सबसे ज्यादा भरोसा ब्रांड मोदी पर जताया। दलितों के 40%, ओबीसी के 52%, आदिवासियों के 44% वोट के साथ इन 3 वर्गों में बीजेपी सबसे लोकप्रिय रही। 2013 के चुनावों में दलित वोटों का 65% कांग्रेस को मिला था। 2018 में ये केवल 37% रह गया। और पहली बार नरेंद्र मोदी के करिश्मे के चलते बीजेपी ने यह मिथक भी तोड़ दिया कि वो सिर्फ शहरी वोटर्स की पार्टी है। कर्नाटक चुनाव में उसे शहरों से ज्यादा सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में मिली, जो इस बात का संकेत था कि कर्नाटक के किसान भी ब्रांड मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहे। कर्नाटक में सीधा रुपया सरकार है। ये रुपया सरकार ने कर्नाटक को कर्ज के बोझ में डुबो दिया है। हालांकि आज सबसे बड़ा सच यही है कि बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में नहीं है। हालांकि एक और परिवर्तन नरेंद्र मोदी कर्नाटक में लेकर आए। 2008 में येदियुरप्पा के दम पर बीजेपी ने पहली बार दक्षिण में कमल खिलाया था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में वो जल्द ही कुम्हला भी गया। 2013 के विधानसभा चुनावों के आते आते पूरी बीजेपी कर्नाटक में बिखर गई। येदियुरप्पा पार्टी से निष्कासित थे, वो बीजेपी के खिलाफ नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। बीजेपी बुरी तरह वो चुनाव हार गई। 2008 में 33.86% वोट शेयर वाली बीजेपी 2013 में 19.89% पर सिमट गई। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौट आई। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार की कमान संभालते ही येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी की। कर्नाटक में उन पर भरोसा किया, पूरी बिखरी हुई पार्टी को एक किया। नतीजा ये निकला कि राज्य की 27 में से 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की। और 2018 में विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी ने अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारते हुए 36.2% वोट हासिल किए। कर्नाटक में ब्रांड मोदी लोकप्रियता के आसमान पर चमके। हिंदी भाषी गुजराती प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं इसे भूलकर कर्नाटक की कन्नड़ भाषी जनता मोदी मोदी के उद्घोष लगाने लगी। भाषा का, ज्ञान का मेरा अभाव मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी बात कैसे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं।
और कर्नाटका के लोग, गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। आप बोले बोलिए, आप जो भाषा बोल सकते हो बोलिए, बस हम बैठे हैं। कर्नाटक में कमल के 100 से ज्यादा फूल खिले तो मोदी शाह की जोड़ी के चेहरे खिल गए, क्योंकि विपक्ष जिसे एक राज्य की लड़ाई मानकर अपना गुणा भाग में लगा रहा, बीजेपी ने दक्षिणी राज्यों का द्वार खोलने का प्रयास किया। 2019 के लिहाज से ये उनकी रणनीति का अहम हिस्सा था और इसमें हार कर भी जीतने वाली कहानी भी शामिल है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आज से ज्यादा बहुमत के साथ फिर से एक बार इस चुनाव को जीतेगा। लेकिन तमाम पॉजिटिव्स के बावजूद सच ये है कि कर्नाटक बीजेपी के हाथ से फिसल चुका है। जिस कांग्रेस को 2.5% जमीन पर सिमटने का खतरा था, उसने अपने राज्य को बचा लिया। जिस कर्नाटक की जनता ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिस जनता ने कांग्रेसी मुख्यमंत्री को 1 सीट से हरा दिया और 14 मंत्रियों को शिकस्त दी, उसी जनता का हवाला देकर आज कांग्रेस लोकतंत्र की रहनुमा बन चुकी है। हमने यहाँ पे कर्नाटक की जनता की आवाज की रक्षा की है और हम हर प्रदेश की जनता की आवाज की रक्षा करेंगे। जहां भी हमें लगेगा कि बीजेपी लोकतंत्र पे आक्रमण कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस पे आक्रमण कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे आक्रमण करना है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। पहले बीजेपी नैतिकता पर घिरी, फिर आंकड़ों पर सिमट गई। हाँ, इतना जरूर है कि दक्षिण में विस्तार के बीजेपी के प्रयास को शतकीय सहारा मिल गया। फिलहाल दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी आते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 130 इन राज्यों से आती हैं। कर्नाटक की 17 सीटें मिलाकर बीजेपी के पास सिर्फ 21 सीटें इस वक्त दक्षिण से हैं, जिसमें तेलंगाना की 25 में से 1, आंध्र प्रदेश की 25 में से 2, तमिलनाडु में 1 सीट बीजेपी के पास है, जबकि केरल और पुडुचेरी में बीजेपी का स्कोर 0 है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ ही कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गिर गई, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी तो अब भी है। यानी दक्षिण में कमल खिला न खिला, लेकिन दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए जरूर खुल गया। ये मोदी शाह की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण का हिस्सा शामिल था। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल की तरफ कितनी बढ़ी बीजेपी और क्या होगा इसका असर 2019 पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से बीजेपी को 2014 में 167 सीटें मिली थी, जो बीजेपी की 282 सीटों का 59% होता है। 2019 में इस रिकॉर्ड को मेंटेन रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लगभग नामुमकिन होगा, और इसी के लिए मोदी शाह की सारी कवायद है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण उनकी रणनीति में सबसे ऊपर हैं। पूर्वोत्तर में वो कमोवेश पास हो चुके हैं, दक्षिण में दरवाजा खुल चुका है, बारी पश्चिम बंगाल की भी। एकजुट विपक्ष किस तरह चुनावी नतीजों को पलट सकता है, यह कर्नाटक में दिखा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनावों में भी दिखा था, और अब 28 मई को यही प्रयोग उत्तर प्रदेश के ही कैराना में होने वाला है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी के सामने केवल राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी खड़े हैं, जिन्हें बाकी सभी पार्टियां समर्थन दे रही हैं। अगर यहां भी विपक्षी पार्टियों का प्रयोग सफल रहा तो आम चुनावों में संयुक्त विपक्ष की उम्मीदों को पर लग जाएंगे, क्योंकि जहां विपक्ष एकजुट नहीं, वहां बीजेपी को रोक पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी संपन्न हुए पंचायत चुनावों में निश्चित तौर पर ममता की पार्टी सबसे आगे और बड़े अंतर से नंबर 1 रही, लेकिन नंबर 2 पर लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी पहुंच गई। पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं आपको अभी से आंकड़ा बता देता हूँ, आप आंकड़ा पूछते थे। 2019 में 22 से ज्यादा सीटें जीतेंगे पश्चिम बंगाल में। बंगाल की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार की हिंसा की राजनीति को वहां तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, मैं मानता हूं बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित पंचायत चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने 20,848 से अधिक सीटों पर कब्जा करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, जबकि 5,636 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। लेफ्ट तीसरे और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी रही।
बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 6 में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। एक समय वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 49 पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि त्रिपुरा में अब बहुमत से बीजेपी की सरकार है। सिर्फ मिजोरम को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में सरकार में। अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने प्रधानमंत्री जी का। पूर्वोत्तर के राज्य मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उगते हुए सूरज को सलाम कर रहे हैं। लद्दाख से लेकर केरल तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा परचम फिलहाल बुलंदी से लहरा रहा है। पर जिस तरह से भारत का 70% नक्शा भगवा रंग में रंगा है, उसने सभी विरोधी पार्टियों के सामने अस्तित्व की लड़ाई खड़ी कर दी है। ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी को रोकना है तो सबको हाथ मिलाना होगा। Today, every single opposition member has one goal in mind: remove the BJP and RSS from India. I am pretty confident that if we get everybody together and the Congress is able to act as a platform, the BJP doesn't stand a chance. The question in my mind is, what does that government look like that has so many different partners? हिचकिचाते हुए ही सही, जिस तरह विपक्ष धीरे धीरे एक दूसरे का दामन थाम रहा है, उससे इतना साफ है कि बीजेपी के लिए 2019 का रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एकजुट होते विपक्ष की रणनीति और मोदी शाह की शह और मात की नीति दिखाएंगे। आप देख, व्यापक स्तर पर देश की राजनीति को समझा जाए तो बिखरा हुआ विपक्ष नाम मात्र के लिए रह गया है, लेकिन जहां जहां वो एकजुट हुआ, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरह कांग्रेस ने जेडीएस को खुला समर्थन दिया था, उससे यह स्पष्ट है कि अब वो क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे खड़ी होने के लिए तैयार है और उसकी कोशिश है कि राज्यों में खुद को पीछे रखकर भी पहले तो वो राजनीति में अपना अस्तित्व बचाए और फिर केंद्र में आगे रहने के लिए सबका समर्थन जुटाए। लेकिन क्या वाकई मोदी शाह संयुक्त विपक्ष के इस फॉर्मूले से अनजान है? तर्क संगत तो यह होता कि कर्नाटक में 78 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जेडीएस से उसके 38 विधायकों का समर्थन मांगती। लेकिन बीजेपी की जीत का खौफ इस कदर है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने क्षेत्रीय दल के सामने घुटने टेक दिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सौंप दी और अपना स्वाभिमान भी। ये संकेत है 2019 के लिए कांग्रेस की नई रणनीति का। हमने यहाँ पे कर्नाटक की जनता की आवाज की रक्षा की है और हम हर प्रदेश की जनता की आवाज की रक्षा करेंगे। जहां भी हमें लगेगा कि बीजेपी लोकतंत्र पे आक्रमण कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस पे आक्रमण कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे आक्रमण करना है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। लेकिन इससे देश के 4 राज्यों में सिमट कर रह गई कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। उसके सामने अपनी अखिल भारतीय पार्टी की छवि को बचाने के लिए और कोई चारा नहीं बचा। कांग्रेस की मजबूरी है कि अगर भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना है तो छोटे दलों को भी बड़ी इज्जत देनी होगी। Give my best wishes to all our party members, all our party leaders. My best wishes to Mr. Dev Gowda, his party members and leaders for defending what is much more than simply the election of Karnataka. कांग्रेस को यह फॉर्मूला हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनावों के नतीजों से हासिल हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया और दोनों सीटें बीजेपी से छीन ली। कांग्रेस ने इन सीटों पर एकला चलो रे की नीति अपनाते हुए चुनाव लड़ा था और बुरी तरह से परास्त हुई थी। लेकिन कर्नाटक के नाटक से कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति में भविष्य दिखने लगा। जेडीएस को समर्थन उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष चाहता है कि हम एकजुट हो जाएं और नरेंद्र मोदी को परास्त कर दें, तो उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन उस इच्छा को साकार करने के लिए जो पहली जरूरत होगी वो ये होगी कि कोई एक व्यक्ति तो हो जिस पर लोग कहें कि नरेंद्र मोदी को हम हटाते हैं। किसको ले आएं बताइए।
लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी एकजुटता बनी रह सकती है? और अगर बन भी जाए तो क्या वो इतनी मजबूत होगी कि मोदी लहर और अमित शाह की रणनीति को हर बार पराजित कर सके? पिछले आम चुनावों में बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीटें जीती थी, पर उसका वोट शेयर था 31%। समूचे एनडीए के वोट शेयर को देखें तो ये 38.5% था। यानी आंकड़ा सीधे तौर पर कहता है कि मोदी के सामने अगर सारे एक साथ खड़े हो जाएं तो वोट शेयर का पहाड़ खड़ा हो सकता है। अब यह व्यावहारिक है या नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम किताबों में, कागजों पर तो ऐसा नजर आता है। ऐसी स्थिति में 2019 प्रधानमंत्री मोदी के लिए अग्निपथ से कम नहीं होगा। सत्ता आंकड़ों का खेल है और जिसके पास आंकड़े होते हैं वही लोकतंत्र का बॉस बनता है। पिछले 4 साल में शह और मात की रणनीति में विपक्ष मोदी के सामने बौना और बौना साबित होता रहा। लेकिन अब जब 2019 सामने है तो मोदी को रोकने के लिए सब एक साथ जोर लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कम से कम संयुक्त विपक्ष की वकालत का झंडा लेकर चल रही ममता बनर्जी की तो यही अपील है। हम चाहते हैं कांग्रेस भी एक साथ में रहे और कांग्रेस भी इसको मदद करे जिधर में 1:1 फाइट हो। 2014 के एनडीए के 38.5% वोट शेयर और शेष विपक्षी वोट शेयर की तुलना करें तो ये स्पष्ट दिखता है कि हर वो कंस्टिट्यूएंसी जहां विपक्षी एकजुट हैं, वहां बीजेपी को जीत के लिए 50% से अधिक से जीतना जरूरी होगा। 2014 में 282 में से 141 सीटों पर बीजेपी ने इसी मार्जिन से जीत हासिल की थी। अगर सत्ता में बने रहना है तो 19 में इस मुश्किल लक्ष्य को पार करना ही होगा। विपक्ष एकजुट हुआ तो वोटों के सारे समीकरण भी बदलेंगे, लेकिन विपक्षी एकता किस रूप में होगी इसकी कोई रूपरेखा तय नहीं। टीएमसी, टीआरएस, टीडीपी, बीएसपी, एसपी जैसे दल एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसका नेता अभी तय नहीं है। ममता शुरू में बिना कांग्रेस के मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की बात कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लगातार हार का मुंह देखते जा रहे राहुल गांधी किसी भी मोर्चे को बतौर नेता स्वीकार होंगे? और अगर नहीं होंगे तो कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? और बिना कांग्रेस विपक्षी एकता कितनी मजबूत हो सकती है? सवाल यह भी उठता है कि जब ये संभावित संयुक्त मोर्चा चुनाव के मैदान में उतरेगा तब नरेंद्र मोदी नाम का मुकाबला कैसे करेगा? हर क्षेत्रीय दल की क्षेत्रीय वरीयताएं होती हैं। क्या सभी दल कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति के लिए अपने क्षेत्रीय हितों से समझौता करेंगे? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब में ही संयुक्त विपक्ष का भविष्य छुपा है। ये ठीक है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मुखर हुई है। जिस तरह कर्नाटक मामले में सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक उसने आक्रामकता से काम लिया, उसका जवाब देना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन इसके आधार पर क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए 2019 का रास्ता और मुश्किलों से भर जाएगा? क्योंकि जिस तरह राज्यों के चुनावों के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी रणनीति बदलते हैं, आम चुनावों में भी कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तब विपक्ष के पास उनकी काट के लिए नई रणनीति बनाने का कितना समय बचेगा, कहा नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करे। नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़वाना, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने वाली बातें करना, चुनाव तो आते जाएंगे, जीत हार चलती रहती है, लेकिन देश के मूलभूत अधिष्ठानों पर घात होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है और विपक्षी एकता के पैरोकारों को भी कि मोदी बनाम सब के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ आशंकाएं भी हैं। रैलियों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जनता से सीधा संवाद करते हैं, उसमें मोदी बनाम सब का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। पिछले 2 दशक से, करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं।
लेकिन बीजेपी सिर्फ विपक्ष की एकजुटता के बिखरने के आधार पर सरकार नहीं बना सकती, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना होगा। और जिस तरह उनके पुराने सहयोगी अलग होते जा रहे हैं, छिटक रहे हैं, वो भी बीजेपी के लिए चिंता की बात है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए मोदी वर्सेस कौन। कर्नाटक में जिस तरह बीजेपी की सारी कोशिशों पर कांग्रेस जेडीएस की एकजुटता भारी पड़ी, उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। और अगर सभी क्षेत्रीय दल एकजुटता के इस संदेश पर एक मत हुए तो 2019 का मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक तरफा तो बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी, विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन? Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes. कर्नाटक में जेडीएस के साथ सरकार बनना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। वो खुश भी है कि मोदी विरोधी एकजुटता का असर दिख रहा है। बीजेपी को जीतने नहीं दिया, लेकिन 2019 की बिसात पर उसके लिए स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं दिखती। बीजेपी कर्नाटक में सिंहासन की लड़ाई हारी जरूर, लेकिन जीत तो कांग्रेस की भी नहीं हुई। ऐसे में अगर संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनता है तो सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस पर ही रहेगा। कांग्रेस को क्षेत्रीय नेतृत्व के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को ही समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल के नाम पर संयुक्त विपक्ष सहमत होगा, इसमें संशय है। सीटों के गणित के पीछे ही विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का भविष्य भी छिपा है। उत्तर प्रदेश की 80, पश्चिम बंगाल की 42, तमिलनाडु की 39, बिहार की 40 सीटों पर क्षेत्रीय क्षत्रपों का वर्चस्व कांग्रेस से अधिक है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस की भूमिका जूनियर से भी जूनियर पार्टनर की है। ऐसी स्थिति में खुद को देश की सबसे पुरानी केंद्रीय पार्टी समझने वाली कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ किस स्तर पर जाकर समझौता करेगी और तब विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा, इस सहमति पर भी विपक्षी एकता का भविष्य टिका है। क्या कांग्रेस को कोई गैर कांग्रेसी नेतृत्व इस तीसरे मोर्चे का नेता होगा, क्या वो स्वीकार होगा? ये कुछ बहुत बड़े प्रश्न हैं कि अपने से छोटी बड़ी पार्टी के किसी नेता को क्या कांग्रेस एक मोर्चे के नेता यानी भावी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी? यही अकेला इतना बड़ा प्रश्न है जिस पर केवल ये कांग्रेस बनाम अन्य का प्रश्न नहीं है, उनके क्षत्रपों के बीच में भी, क्षेत्रीय बड़े प्रमुख नेताओं के बीच में, आपस में भी वो सब महत्वाकांक्षी हैं। मोर्चा चाहिए तो मुद्दों पर सहमति भी चाहिए, नेता पर सहमति चाहिए और सबसे बढ़कर सीटों के बंटवारे पर सहमति चाहिए। और जहां सीटों का नफा नुकसान शुरू होता है, वहीं खड़ा हो जाता है फिर से वही सवाल, मोदी विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध का सर्व स्वीकार्य नेता कौन? कर्नाटक में जिस तरह येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, उससे लगता है कर्नाटक की लड़ाई जरूर खत्म हो गई है, लेकिन 2019 के लिए विपक्षी एकजुटता के फॉर्मूले को टेस्ट करने का जो क्रम है वो खत्म नहीं हुआ है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।